आज हमारी मुलाकात उस व्यक्ति से होने वाली है जिसको खुद सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने 2019 में युवा रत्न अवार्ड दिया गया। साथ ही राष्ट्रपति द्वारा उनको एक पुरस्कार भी मिला 2009 में। आज हम योगाचार्य डॉक्टर सुदर्शन देव शर्मा से हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। देखिए सर, मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ। किस और ढकेल रहा है ये फास्ट फूड हमें? ये हमारी जो जीवनचर्या थी, जो स्वस्थ वृत्ति के अनुसार हमारे ऋषि महर्षियों ने दी थी, कि आपने देखा होगा पुराने समय में नेचुरल और आज के समय में भी जो गांव की दिनचर्या है उसमें शाम को लोग जल्दी खा के जल्दी सो जाते हैं जी। इसका मुख्य कारण ये रहता था कि भोजन जल्दी करने से क्या होता है, भूख सूरज ढलने तक रहती है। 7 से 8 बजे तक नेचुरल जो हमारा भोजन है, उसके बाद वो अमाशय में और फिर लिवर में और फिर आंतों में पचने चला जाता है। ये प्रोसेस होने में सुबह के 5 बजे जाते हैं। इतना प्रोसेस अगर हम खाएंगे ही 10-11 बजे, सोएंगे 12-1 बजे, तो वो प्रोसेस होने में ही 8-9 बज जाएंगे। तो वो जो पाचन की क्षमता है वो सारी चीज़ें पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो ये आज जो लोग परेशान है, किसी का लिवर फैटी हो रहा है, किसी को आंतों में कोलाइटिस हो रही है, किसी को अल्सरेटिव कोलाइटिस हो रही है, सुबह अलग अलग प्रकार के चूरन चटनियाँ खा खा के पेट साफ करने के लिए परेशान है लोग। उसका मुख्य कारण यही है कि वो जो है समय से भोजन नहीं कर रहे हैं और समय से सो नहीं रहे हैं। और रात को 9 से 11 की 2 घंटे की नींद इतनी महत्वपूर्ण है। आप पूरे दिन सोएं या ना सोएं, 24 घंटे में ये 2 घंटे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि जो भी आप भोजन करते हैं उस भोजन के रस का जो खून बनना होता है, इस 2 घंटे में जब लिवर वर्किंग करता है तो आपको 11-12 बजे के बाद अपने आप आँख खुलती है और टॉयलेट जाते हैं, और जितना भी उसका वेस्ट मटेरियल है टॉयलेट के द्वारा बाहर हो जाता है। तो ये प्रोसेस होती थी। अब हम 11 बजे ही खाना खा रहे हैं, तो कब आंतों को रेस्ट मिल रहा है, कब हमारे लिवर को रेस्ट मिल रहा है। तो अगर मैं कहूँ आपसे कि इंसान को तो जीना भैया अब ऐसे ही है, सुबह भैया वो 9 बजे ही जा पाएगा, मजबूरी में अपने बॉस का काम रात को 12 बजे ही कर पाएगा, तो अपनी वो जिंदगी को कैसे सुधारें? सवाल तो ये उठता है। उसमें इस प्रकार कर सकते हैं कि जो हम अपना मोबाइल पे टाइम स्क्रॉलिंग में लगा रहे हैं, चाहे हम 1 घंटे की नींद ले लें, 10 बजे से 11 बजे की ले लें, या 10:30 से 11:30-12 की ले लें, 10 से 12 की नींद में बहुत इंपॉर्टेंस है। इस समय जो नींद नहीं लेता, हमारी मास्टर ग्लैंड होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। उस ग्लैंड से जितने हमारे हार्मोन, 7 हार्मोन हमारे एंटीरियर और 2 हार्मोन पोस्टीरियर से निकलते हैं, जिसमें एक खास हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जो शरीर के अंदर बहुत प्रकार की ऊर्जाओं को, हमारी क्रियाशीलता को, और सेक्स हार्मोन भी इसी से निकलते हैं। आजकल लोग बहुत सारे डिस्टर्ब हैं, अनेक प्रकार के सेक्सोलॉजिस्ट, अनेक प्रकार की सेक्स की दवाएं और बहुत सारी चीज़ों में लोग परेशान हैं। उसका मुख्य कारण है 2 ही चीज़ डिस्टर्ब हैं। खाने में मसाले अधिक हैं, फास्ट फूड की तरफ भाग रहे हैं, और सोने में नींद पूरी नहीं है। जिसकी नींद और भोजन, जीवन का मुख्य आधार क्या है? आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। जिसका आहार अच्छा है, जिसमें मिर्च मसाले कम है, लाल मिर्च का सेवन करते हैं तो हमारे शरीर का खून जलता है, हड्डियां कमजोर होती हैं। चाय पीते हैं तो एसिड बनता है, हड्डियां खोखली होती हैं। ये 2 चीजें हमारी नित्य हो गई हैं। उठते ही हमें सुबह जहर का प्याला, जिसे हम चाय का प्याला कहते सकते हैं, वो हमें चाहिए, और शाम को हमें भोजन में गरम में चिली पटेटो खाते हैं। चिली माने मिर्च। अब इससे अच्छा आलू की सब्जी के साथ अगर आप हरी मिर्च खा लो, और जैसे साउथ इंडिया में बड़ा पाव खाते हैं या आलू कोंडा खाते हैं, वही तो चीज चिली पटेटो है। आज हम चाइनीज नाम ये जो आ रहे हैं, इसकी जगह हम भारतीय चीजें खाएं तो बहुत अच्छा है। आलू की सब्जी हरी मिर्च से यहाँ हजारों सालों से खाई जा रही है। 40 साल की उम्र को हार्ट अटैक हो गया, अब 22, 25 सालों वाले लड़कों को हो रहा है। इसका मुख्य कारण ये रहा, हमारे पूर्वज थे, जो हमारे पुराने समय से लोग आ रहे हैं, वो घरों में प्योर देसी घी, प्योर शुद्ध तेल, सरसों का तेल खाते थे। अब क्या है, आजकल की जो यंग जनरेशन है, जिसे हम टीनेजर कह सकते हैं या यंगेस्ट कह सकते हैं, वो सब लोग क्या करते हैं, वो एक टाइम की रोटी नहीं खा रहे हैं। सुबह नाश्ते में वो चाय और ब्रेड खा के चले जाते हैं, दिन में बाहर दोस्तों के साथ जा रहे हैं, कोई पेटीज खा ली, कोई बर्गर खा लिया, किसी ने चाइनीज फास्ट फूड खा लिया, और रात सा कसर शाम को जाते हैं, फिर दोस्तों के साथ कोई कहीं पे पार्टी कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है। रोटी शरीर में जा नहीं रही। शरीर के अंदर बाहर का जो बैड ऑयल है, जिसे हम क्या कहते हैं, पाम ऑयल कह सकते हैं, जिसे हम रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल होता है, ये 2 से 3 बार पेट्रोल के द्वारा शोधित होता है। तो वो तो सारा शरीर के अंदर जो जहर
अभी हम ये आपने देखा है चाइनीज फूड के साथ ये म्योनीज खाते हैं, वो व्हाइट कलर की म्योनीज बनती क्या है, टोटल प्रेशराइज्ड वर्क है वो पेट्रोलियम पदार्थों का। उसका नेचुरल जब प्रोडक्ट आपके शरीर के अंदर जाएगा तो आपकी मशीन, अगर आप कार चलाते हैं तो कार में पेट्रोल ही डालेंगे या मोबिल ऑयल, इंजन ऑयल डालेंगे, उसकी जगह अगर आप पानी डाल के चलाएंगे तो क्या कार चल जाएगी? उसी प्रकार ये शरीर है, इसकी सर्विसिंग भी होनी जरूरी है। ये सर्विसिंग क्या होती है, ये जो हमारे नवरात्रे आते हैं इन्हें 9 देवियों से इसलिए जोड़ा गया क्योंकि लोग मानते नहीं, आसानी से समझते नहीं, 9 देवियों से जोड़ा गया। ये नवरात्रे होते 9 दिन का उपवास। इसमें क्या होता है, नवरात्रे, नया शरीर तैयार होता है। जब सर्दी से हम गर्मी में जा रहे होते हैं तो 9 दिन हमें उपवास रखा जाता है। फिर गर्मी से जब सर्दी में जा रहे हैं तब अक्टूबर के महीने में 9 दिन का उपवास। 6-6 महीने के डिफरेंस पे शरीर को शुद्ध करने की हमारी प्रक्रियाएं होती थी। अब आज भी उसमें कोई कूटू की पकौड़ी खा ले रहा है, कोई अनेक प्रकार के पदार्थ खा ले रहा है, कोई व्रत के नाम पे खूब सारे इसमें उपवास का मतलब शरीर को खाली छोड़ दो, उससे भूख लगेगी तो अंदर जितने बैड जर्म्स पिछले मौसम के थे, गर्मी के थे या सर्दी के थे, वो जल जाएंगे। फिर लास्ट वाले दिन 9वें दिन भारी भोजन खिलाया जाता है, पूड़ी, सब्जी, हलवा, जिससे फिर नए पदार्थों को ग्रहण करा जाए। हलवा सबसे पौष्टिक है। किसी की अगर ऑपरेशन भी हुआ हो या डिलीवरी भी हुई हो, उसके बाद बहुत ही आसान समय में या कम समय में आधे घंटे से 1 घंटे में कोई भोजन खिलाया जा सकता है, तो वो देसी घी का हलवा है। आज देसी घी से हमें हटाते हैं तो हार्ट अटैक तो आएंगे ही। जब प्योर घी नहीं जाएगा, प्योर तेल नहीं जाएगा, प्योर रोटी नहीं जाएगी, प्योर दालें नहीं जाएंगी, आज बच्चे दूध नहीं पीते हैं, सारी चीज़ चाइनीज़ हो जाएगी। तो आप ये समझो भारत को जिस प्रकार बाहरी आक्रमण कंपनियों के द्वारा और विदेशी चीज़ों के द्वारा हो रहा है, उसी प्रकार बाहरी भोजन के द्वारा हमारे देश की युवा पीढ़ी, हमारे देश की नर्सरी के अंदर कीड़ा लगाया जा रहा है। जैसे कि पहले गांव में जब मैं जाता था तो हर घर में गाय जरूर बंधी रहती थी। आजकल मैं नोटिस करता हूँ कि अब लोग इतने आलसी हो गए हैं कि खुद के पास ज़मीन और जगह सब कुछ है, फिर भी गाय रखना पसंद नहीं करते। ये मॉडल जमाने की ओर जाता है और इशारा कर रहा है, या हम क्या कर रहे हैं? ये वेस्टर्नाइजेशन है, इसे हम कहते हैं सो कॉल्ड डेवलपमेंट। जिसे हम डेवलपमेंट आज समझ रहे हैं, ये विनाश का विकास है, जिसे आप विनाश का विकास कह सकते हैं। हम ये सोचते हैं बाहर से डेंटिंग पेंटिंग कर ली और बहुत अच्छे से हम उठे, लेट उठे। आज हम सोचते हैं कि हम बढ़िया तरीके से लेट उठ रहे हैं, बहुत अच्छे हैं, वो हम मॉडर्न हो गए हैं। आज हम एसी चला के सो रहे हैं। अब मैं पर डे मेरे पास 10 से 15 पेशेंट होते हैं। मैं नेचुरोपैथी के द्वारा, पंचकर्म के द्वारा, योग आयुर्वेद के द्वारा लोगों का इलाज करता हूँ। तो उसमें क्या होता है, मुख्य रूप से पेशेंट आते हैं। अब किसी को घुटनों का दर्द है, अर्थराइटिस है, ये है, अलग अलग। एक माता जी आई जिन्हें क्या कहते हैं 1.5 साल से वो एम्स में कंटिन्यू इलाज कराने जा रही थी और दवाइयाँ खा रही थी कि मेरे जोड़ों में दर्द है। मैंने उनसे एक प्रक्रिया पूछी, क्या करते हो? ये मैंने कहा एसी में कितनी देर रहते हो? कि मैं 24 घंटे एसी में रहती हूँ, घर से निकलती हूँ तो गाड़ी में, सब जगह एसी में ही रहती हूँ। तो मैंने कहा जब बॉडी रात को रेस्ट मोड पे रहेगी या दिन में जब भी रेस्ट मोड पे रहेगी, आप आराम करोगी। तो एसी करता क्या है, गर्मी खींचता है, पहले कमरे की गर्मी, फिर खून की गर्मी, फिर हड्डियों की गर्मी। अब मैंने उन्हें 15 दिन रात का एसी बंद करके सुलवाया, उनके आधे दर्द खत्म हो गए। शरीर के अंदर विकार लाने का जितना हम सोचते हैं, हमारी सारे आंतें खराब हो रही हैं, बाहर से हम अलग अलग प्रकार के जहरीले पदार्थ खा रहे हैं, हम फ्रिज का पानी कंटिन्यू पी रहे हैं। आज छोटे छोटे बच्चों के बाल सफेद हो रहे हैं। हाइट बढ़ाने वाला जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है वो फ्रिज का पानी पीने से डिस्टर्ब होता है, तो छोटे बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे लोगों ने गलत तरीके से प्रयोग करना, अपने को मॉडल समझना, मॉडर्न समझना शुरू कर दिया है। लेकिन वास्तविक रूप में जो हमारा आयुर्वेद कहता है, स्वस्थस्य स्वस्थ रक्षणम आतुरस्य विकारम प्रशमनम च। स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और आए हुए विकारों को निकाल देना ही हमारा जीवन की चर्या है। अब हमारे 5 मित्र रोग होते हैं। अब लोगों को पता ही नहीं है मित्र रोग क्या है। उल्टी, दस्त, खांसी, जुकाम और बुखार, ये 5 हमारे मित्र रोग हैं। उल्टी कब होती है? जब ऊपर एसिड बढ़ जाता है। दस्त कब होते हैं? जब हाथों में गंदगी इकट्ठी हो जाती है। ठीक है। खांसी कब होती है? जब फेफड़ों में गंदगी इकट्ठी हो जाती है। जुकाम कब होता है? जब शरीर के नसों में कफ की वृद्धि हो जाती है। और बुखार कब आता है? जब हड्डियों के अंदर विषाक्त तत्व, जैसे बाहरी हमने उल्टा सीधा भोजन कराया, कहीं गए हैं, घूमे, थकान है, तो ये मित्र रोग हैं।
अब इनके आते वक्त हमने क्या करा, इनके आते वक्त हमने अगर किसी भी प्रकार से वो नहीं खाई, दवाई खा लेते हैं हम, अगर दवाई नहीं खाई तभी तो ये गंदगी निकाल पाएंगे। एक सुबह 9 से शाम के 8 बजे तक की कंटिन्यू एक ही जगह बैठे जॉब करना, मेंटली फ्रस्ट्रेशन, एक ही रूटीन, ना सोच पाना, ना कुछ विचार करना। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना है। योगा इज नॉट ओनली अ फिजिकल एक्सरसाइज बट ऑल्सो इज अ आर्ट ऑफ लिविंग टू डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सनैलिटी इन एनी ह्यूमन बीइंग। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करने की जो कला है वो योग है। और जब आप उसकी योग की शिक्षा लेते हैं तो उसमें भारतीय दर्शन, धर्म, संस्कृति, और मेरा मुख्य योग के अंदर आने का कारण ये था कि मैं भी एक स्पोर्ट्स प्लेयर था, मैं फुटबॉलर था, एमएमएच कॉलेज गाजियाबाद की तरफ से खेलता था। लखनऊ स्पोर्ट्स कॉलेज में मेरा नंबर आया, वहाँ से लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज से जब मैं बीपी एड कर रहा था तो मेरे दोनों घुटने टूट गए थे, डैमेज हो गए थे, लिगामेंट्स टूट गए थे। डॉक्टर्स किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, लखनऊ का मेडिकल कॉलेज है बड़ा, डॉक्टरों ने कहा कभी अपने जीवन में अपने पैरों पे नहीं चल पाओगे। मैं गया, मैंने सब चीज़ छोड़ी, मैंने प्राणायाम शुरू करा, मैंने योग शुरू करा और 6 महीने में इतनी ज़बरदस्त रिकवरी करी जो डॉक्टर देख के हैरान रह गए। 6 महीने के बाद मैं 400 मीटर के ट्रैक पे दोबारा दौड़ रहा था और अभी तक 1500 लोगों के मैं घुटनों का दर्द सही कर चुका हूँ। इसी के उपलब्धि के रूप में मेरे को उत्तर प्रदेश योग रत्न अवार्ड योगी आदित्यनाथ जी ने 2019 में दी। एक बिल्कुल मानसिक रूप से अवसाद, एक खिलाड़ी जो फुटबॉल खेलता हो उसके पैर में फुटबॉल पड़ी हो और तब उसे सोचना पड़ रहा है कि मैं पैर मार भी पाऊंगा फुटबॉल में, तो एक मानसिक अवसाद के रूप में था। तब जब मैंने देखा कि बहुत सारे लोग स्वामी रामदेव जी और जगह जगह देख के अपने को ब्लड कैंसर तक से बाहर निकाल ले रहे हैं, तो मैं तो कोई छोटी चीज़ है, तो हमने उसे प्राणायाम और योग के साथ, जब मैंने पतंजलि यूनिवर्सिटी से एमएससी करी, वहाँ पे हमने कुछ योग थेरेपी सीखी जिससे अपने घुटनों के दर्द सही करे और आज 1500 लोगों के लगभग घुटनों के दर्द योग चिकित्सा के माध्यम से सही कर चुके। बाबा राम जी से मिले आप? बाबा रामदेव जी से तो जैसे आपसे चर्चा हो रही है ऐसे ही उनसे चर्चाएं होती थी। पतंजलि विश्वविद्यालय में मैं पूरे उसमें स्टूडेंट लीडर था, तो उसमें ऐसी बात बताइए जो हमें ना पता हो, मतलब कैमरा के आगे ना हो, पर कुछ ऐसी खास वाली बात। स्वामी रामदेव जी के साथ हम जब रहते थे तो जब उन्हें जेड सुरक्षा नहीं मिली थी तो 2014 में हमारा वहाँ एडमिशन हुआ था और कई बार स्वामी जी की कुटिया में हमारे को उनके साथ सुबह 3:30 बजे वो आ जाते थे। अच्छा। तो हमारे साथ दौड़ लगाते थे और जो बच्चे सुबह जल्दी नहीं उठते थे तो हमारे साथ हम बताते थे, तो स्वामी जी के गार्ड और हम सब मिलके उन्हें सुबह उठाना, साथ दौड़ लगा के ले जाना और कुटिया में साथ में बैठ के बिल्कुल उनके साथ हम जैसे आप बात कर रहे हैं साथ बैठ के ही उनके साथ योग दर्शन, न्याय दर्शन, विभिन्न प्रकार के दर्शनों का अध्ययन किया। और कई बार स्वामी जी को देर हो रही होती थी तो वो ज़्यादातर वहाँ पे पतंजलि योग पीठ में पैदल ही चलते थे या दौड़ लगाते थे जिससे फिटनेस बनी रहे, गाड़ी का कम प्रयोग करते थे। तो मेरे पास वहाँ बाइक रहती थी तो कई बार वो मेरे साथ बाइक पे बैठे होते थे और उनके दोनों गार्ड मेरे साथ दौड़ लगा रहे होते थे। कभी वो खुद कभी कहते थे कि मैं बाइक चलाऊं जरा? नहीं, वो बस देर हो रही होती थी, दौड़ते आ रहे होते थे, चल 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 और साथ बैठ जाते थे। बहुत अच्छा अनुभव रहा और पतंजलि यूनिवर्सिटी में भी कई सारे परिवर्तन, जब मैं वहाँ पे स्टूडेंट लीडर रहा तो स्वामी जी से कह के हमने बहुत सारी चीज़ें शिक्षा व्यवस्था की और बहुत सारी चीज़ों में वहाँ पे उनसे अच्छे वार्तालाप थे। और अब भी पिछले साल ही एल्यूमिनी मीट हुई थी, उसी में भी मैं गया। तो भारत में जो योग शिक्षक लगातार कई सारे डिग्रियां करके लाखों करोड़ों योग शिक्षक तैयार हो रहे हैं, उनके भविष्य के लिए उनसे चर्चाएं की। पूरे दिन में अगर किसी एक आम इंसान से पूछूं मैं तो अपने आप को बता देता हूँ भाई 2-4 घंटे तो मैं अपना फ़ोन में टाइम निकालता हूँ। कितना बर्बाद करते हैं? बेसिकली मुश्किल से 10 या 15 मिनट, अगर 5-10 मिनट कहीं बैठे हैं, कहीं समय मिल गया तो थोड़ा सा क्या वर्किंग चल रही है आजकल क्षेत्र में या देश में या हमारे योग के क्षेत्र में क्या तैयारियां चल रही हैं। वो नहीं देखते, डांस वगैरह नहीं देखते? नहीं, इतना समय हमें मिलता ही नहीं है, हम अपने क्रियाशीलता और उसमें ही व्यस्त रहते हैं। मुझे लगता है कि धीरे धीरे लोगों की उम्र घटती जा रही है, इसका कारण क्या नजर आ रहा है? ये खान पीन ही है और कोई वजह? देखो, 3 ही चीज हैं, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। जब ये तीनों में से एक भी डिस्टर्ब हो जाता है, अगर आपका आहार डिस्टर्ब हुआ
तो सिस्टम खराब, निद्रा डिस्टर्ब हुई तो सिस्टम खराब, ब्रह्मचर्य डिस्टर्ब हुआ तो सिस्टम खराब। 3 में से एक का भी डिस्टरबेंस होना आपकी उम्र को कम करता है, आपके हार्ट की कैपेसिटी को कम करता है, आपके लंग्स की कैपेसिटी को कम करता है, आपकी वर्किंग कैपेसिटी को कम करता है। ये तीनों ही चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। आहार तो मैं समझ गया, खान पीन की बात कर रहे हैं, निद्रा में समझ गया, सोने की बात कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य को थोड़ा विस्तार से बताइए। ब्रह्मचर्य क्या है? आजकल आपने देखा है बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार से अपनी ऊर्जाओं का जो नाश कर रहे हैं। हमारे यहाँ गुरुकुलीय परंपरा थी, गुरुकुलीय परंपरा में ब्रह्मचर्य का पालन करना सिखाया जाता था। 5 वर्ष से लेके 25 वर्ष तक का जो गुरुकुल का समय होता था, उसमें जब गुरुकुल चलते थे तो लड़कियों के गुरुकुल शहर से 10 किलोमीटर दाईं तरफ होते थे, तो लड़कों के गुरुकुल शहर से 10 किलोमीटर बाईं तरफ होते थे। जस्ट अपोजिट होता था। लड़कियों के गुरुकुल में कोई 5 साल का लड़का नहीं जा सकता था और लड़कियों के गुरुकुल में कोई 5 साल की लड़कों के गुरुकुल में कोई लड़की नहीं जा सकती थी। इस प्रकार की ये व्यवस्था होती थी। अब क्या हुआ, जब से ये को एजुकेशन सिस्टम चला, इसके कारण क्या हुआ, छोटी उम्र में जो चीजें नहीं जाननी चाहिए थी वो कम उम्र में जान लेते हैं, जिससे बच्चों की ऊर्जाओं का नाश जो टीन एज में है, जो शरीर के निर्माण का काल होता है, जैसे 13 से 16 साल प्यूबर्टी एज होती है, जिसमें एनर्जी बढ़ रही होती है, उस समय हमारे गुरुकुलों में बच्चों को दंड बैठक करना, कूद करना, तलवार चलाना, लाठी चलाना, विभिन्न प्रकार के शरीर को मजबूत बनाने की प्रक्रिया होती थी। अंग्रेजों ने जो ये को एजुकेशन सिस्टम डलवाया, उसका मुख्य कारण यही था कि हमारी जो युवा पीढ़ी है उसका सिस्टम अंदर से खोखला हो जाए। और आज ब्रह्मचर्य का नाश बहुत तेजी से, ये आप टीवी पे देख सकते हैं, मोबाइल पे देख सकते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स, बहुत सारी चीज़ें यहाँ आ रही हैं, जिससे युवा पीढ़ी बहुत दिग्भ्रमित है। और छोटी छोटी उम्र में जो चीज़ बच्चा 16, 17, 18 साल पे लड़की जानती या लड़का जानता, आज 10-10, 11-11 साल के बच्चे स्क्रॉलिंग करके मोबाइल पे सारी चीज़ें देख रहे हैं। तो जब ये ऊर्जा का नाश छोटे ही पन में हो जाएगा तो उम्र तो अपने आप ही कम हो जाएगी। तो आजकल सेक्स एजुकेशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है कि ये चीज़ जाननी जरूरी है, आप इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, सेक्स एजुकेशन को बढ़ावा देना एक तरीके से चीज़ हो जाती है कि हाँ ये बढ़ाना चाहिए बच्चों को, लेकिन अब एक चीज़ बताओ, मुझे ये नहीं पता कि ये फलाना व्यक्ति कहाँ नौकरी करता है, क्या कमाता है, इसका क्या परिवार है, कैसे ये काम करता है, और इसका मेरे परिवार से या मेरी उम्र से कोई लेना देना नहीं है, तो मुझे क्यों उसके बारे में ज़बरदस्ती जल्दी बताया जाए। अगर मेरे को ज़बरदस्ती और जल्दी बताया जाए तो उसका साइड इफ़ेक्ट इस रूप में आएगा कि उसमें जो चीज़ें मुझे बताई जाएंगी तो मेरे को इंटरेस्ट आएगा उसकी चीज़ों के बारे में पता करने में। मेरे को इंटरेस्ट आएगा कि ये बंदा क्या कर रहा है, ऐसे कैसे पैसा आ रहा है, ये कहाँ कहाँ जा रहा है, मैं भी ऐसे करके देखूं। तो वो छोटा बच्चा जैसे अपना लक्ष्य निर्धारित करके जीवन की बड़ी उच्चताओं पे पहुंचना था, उसका माइंड वहाँ से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। और ये मोबाइल, ये टीवी, ये जो छोटेपन में ये स्क्रॉलिंग और ये जो आज सारी चीज़ें बाज़ार में बाज़ारवाद के इस युग में आ रही हैं, ये बहुत बड़ा बिजनेस शेड्यूल बना के हमारे देश की युवा पीढ़ी को खोखला कर रही हैं। सेक्स एजुकेशन ज़रूरी है, लेकिन उम्र के हिसाब से ज़रूरी है। अगर छोटे ही पन में बच्चे को वो चीज़ें प्रोवाइड करा दी जाएंगी तो उसका बुद्धि का विकास जो आज हो रहा है, मैं तो देख रहा हूँ 15-16 साल या 18 साल पे जाके जो चीज़ें हमें 19 साल पे जाके पता चली, आज वो 11-11, 12-12 साल के बच्चों को पता है। तो आप ये समझिए, जो 10 साल से 18-19 साल बॉडी बिल्डिंग मतलब शरीर के निर्माण का काल है, तो वो तो खोखला हो गया। और जिस पेड़ का तना खोखला हो गया तो वो पेड़ ज़्यादा दिन कहाँ टिक पाएगा। फास्ट फूड को कैसे सुधारा जा सकता है, ब्रह्मचर्या को कैसे सुधारा जा सकता है, और अपनी ज़िंदगी को कैसे बढ़ाया जा सकता है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। इसे हम उस तरीके से रख सकते हैं कि भोजन, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, तीनों चीज़ों को अब आहार के बारे में बच्चों को बताया जाए। जैसा कि मैं कई स्कूलों में जाता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, और लगभग गाजियाबाद में ही 750 स्कूलों में मैंने लगभग प्रेयर में जाके कवर करा। अभी 3 बच्चे एम्स के अंदर, और कितनी उम्र उनकी, मात्र 10, 11, 12 साल, ठीक है, और 2 लड़कियां जिनकी उम्र 19 साल, उन बच्चों की आंतों को काट के ऑपरेशन करा गया और उसकी वीडियो आई है, बाकायदा डॉक्टरों ने वीडियो बना के निकाली है। उस वीडियो में दिखाया गया है कि
कि आंत जब काट के निकाला तो अंदर से रस्सी निकली, मोटी, जैसे मोटी रस्सी होती है। फिर इस पर रिसर्च करा गया ये है क्या। जो बच्चे 2 साल 4 साल 5 साल से जो मैदा के सामान खा रहे हैं, जो ये सब चीजें खा रहे हैं, मैगी हो गया, पास्ता हो गया, आजकल माँ बाप ये खिला रहे हैं, तो ये सारी चीजें जब आंतों में कंटिन्यू जा रही है, इनमें चिकनाई तो है नहीं, तेल तो है नहीं। हमारी आंतों को क्या चाहिए, घी चाहिए, तेल चाहिए, चिकनाई चाहिए। जोड़ों को क्या चाहिए, चिकनाई चाहिए। शरीर को ऊर्जा के लिए चिकनाई चाहिए। चिकनाई जा नहीं रही, सूखा तेल, सूखा ऑयल, सूखा रिफाइंड, सूखे जहरीले पदार्थ जब आंतों में जा रहे हैं, वो अंदर ही अंदर मल के रूप में जकड़ रहे हैं, जिससे आंतें वर्क नहीं कर रही। अब उन 3 बच्चों का, 2 लड़कियां एक लड़का है, उनका ऑपरेशन करके जब निकाला गया, वो रस्सी के रूप में निकली। अब उनकी नाक के द्वारा भोजन, जब ये चीजें हमने जाके स्कूल में बच्चों को बताई, तो बच्चों ने उन चीजों से अपने आप ही दूर हटना चालू कर दिया। क्योंकि आप बड़ा हो जाएगा कोई व्यक्ति 15 साल का, तब आप उसे समझाओगे, तब वो घड़े के रूप में हो गया, उसे समझ आएगी कम। ये काम होता है 8 साल से 15 साल का। इसी में वो निर्माण का काल है। जो उस कच्ची मिट्टी के घड़े पे आपने डिजाइन कर दिया, वही जीवन भर आता है। इसीलिए बच्चों को, युवाओं को इनके साइड इफेक्ट के बारे में हम जब बताएंगे, तो वो अपने आप ही इनसे अलग हटेंगे। आप कहते हो कोका कोला, कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी कोला, ये सब है। कभी बच्चों के सामने प्रैक्टिकल करके दिखाओ, उसे जंग लगा हुआ लोहा आप रख दो, उसके ऊपर कोल्ड ड्रिंक को खोल के डाल दो, वो पूरा बिल्कुल साफ हो जाएगा, पूरी जंग गायब हो जाएगी। बिल्कुल, जब वो इतनी पुरानी जंग को गायब कर दे रहा है, तो आपकी तो हड्डियों को बिल्कुल खोखला बना दे रहा है। ऐसे ऐसे केस मेरे सामने आते हैं। वो बच्चे जो छोटेपन से कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे, अब इंसुलिन के इंजेक्शन लग रहे हैं उनके 12-13 साल की उम्र में। कंटिन्यू कोल्ड ड्रिंक, एक स्टिंग रूपी जहर हो रहा हमारे देश में आ गया है। उसे अगर कोई बच्चा पीता है 12 साल से 18 साल के बीच में, लड़की तो कभी मां नहीं बन सकती और लड़का कभी पिता नहीं बन सकता। इतना जहरीला तत्व उसके अंदर प्रयोग किया जा रहा है। आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं, केस कर सकते हैं। ये बहुत सारी चीजें बिल्कुल सामने आ रही हैं। लोगों को सामने बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, और वो डॉक्टर्स इंसुलिन, मेरे पास तो उसके प्रूफ हैं, वीडियोस हैं। मैं तो कोई अगर कहे तो मैं उन्हें वो दिखा सकता हूँ। तो मन में एक सवाल है कि कसरत और योगा में क्या डिफरेंट है? अब आपको सिंपल सीधी चीज बता देते हैं। कसरत कर रहे हैं हम, दंड बैठक मार रहे हैं हम, फावड़ा चला रहे हैं हम, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, इससे शारीरिक मांसपेशियों का तो काम हो जाता है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बता देता हूं। अमेरिका के एक साइंटिस्ट हुए हैं डॉक्टर जेडी टॉर्टरा, और भारत में उन्हें पढ़ाया जाता है एनाटॉमी के रूप में, शरीर विज्ञान के रूप में। उसमें उन्होंने लंग्स कैपेसिटी का वर्णन करा है। पुरुषों के अंदर 6 लीटर की लंग्स कैपेसिटी है, महिलाओं के अंदर 4 लीटर की लंग्स कैपेसिटी है। ठीक है, अब क्या होता है, हम नॉर्मल कोई व्यक्ति श्वास लेता है तो वो एक श्वास में 500 ml ऑक्सीजन लेता है। हम कोई योग ना करता हो, कोई एक्सरसाइज ना करता हो, कोई कुछ नहीं करता हो, लेकिन 500 ml में 350 ml ही ऑक्सीजन उसके लंग्स तक पहुंचती है। 150 ml रास्ते में खराब हो गई। कैपेसिटी कितनी है, 6 लीटर की, पहुंच रही है 500 ml की भी 350 ml। तो इतने बड़े सिस्टम को कौन चलाएगा? हम सोचते हैं। अब इसमें डिसाइड हुआ, क्या निर्धारित हुआ, जो लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं उनका एक सांस में 800 ml ऑक्सीजन अंदर जाता है। जो लोग रनिंग करते हैं एक सांस में 1300 ml ऑक्सीजन जाता है। जो लोग स्विमिंग करते हैं एक सांस में 1800 से 2000 ml ऑक्सीजन जाता है। और जो लोग योग और प्राणायाम करते हैं वो 2000 से लेके 3500 ml तक ऑक्सीजन, मेडिकल के द्वारा ये सब टेस्ट होने के बाद, रिसर्च होने के बाद तब निर्धारित हुआ है 2000 से 3500 ml ऑक्सीजन एक बार सांस भरने में जाता है। ये है योग का डिफरेंस। एक एक कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचता है। और शरीर में आपने देखा होगा चेहरा किसका चमकता है, डेंटिंग पेंटिंग वाले का नहीं। कोई तेज दौड़ करके आए तो चेहरा लाल होता है कि नहीं। इसी प्रकार जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारी एक एक सेल तक ऑक्सीजन पहुंचती है। और 1.5 खरब न्यूरॉन्स हमारे माइंड में होते हैं। और माइंड में आजकल बच्चों के बाल सफेद हो रहे हैं, जल्दी झड़ रहे हैं, आंखों के नीचे गड्ढे पड़ रहे हैं। ये सब चीजें केवल और केवल व्यक्ति कुछ ना खाए, साधारण दाल रोटी खाए और अनुलोम विलोम प्राणायाम और कपालभाति, भस्त्रिका, ये कुछ प्राणायाम करे, गहरी लंबी ब्रीदिंग करे। डीप ब्रीदिंग के साथ ही आप यकीन मानिए 6 महीने में क्या 15 दिन कंटिन्यू करने से, हमने बच्चों के ऊपर इतना वर्क करा है,
उनकी लर्निंग पावर बहुत तेज हुई है। उनको जो बच्चे पढ़ाई देख के घबराते थे, याद नहीं होता था, एक बार में पढ़ने पे उन्हें याद हो रहा है। मैं 750 स्कूलों में कंटिन्यू इस पे वर्क कर रहा हूँ। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, हमें आपने कीमती समय दिया। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके मन में कुछ दुविधा है, कुछ परेशानी आ रही है और आप सोच रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा है, तो कमेंट करिए, थोड़ा समय निकालिए। और कुछ ऐसे सवाल हैं जो समझ में नहीं आए तो हमें बताइएगा, हम कोशिश करेंगे कि रिक्वेस्ट करेंगे कि फिर आएँ और आपके सारे सवालों का ये जवाब दे पाएँ। घबराएंगे तो नहीं आए। अरे नहीं, बिल्कुल, बहुत चलिए, अच्छा बहुत बहुत आपने। धन्यवाद सर।